हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का चौथा वाला चैप्टर और पांचवा वाला चैप्टर और छठवा वाला चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में हम लोग पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा वाला चैप्टर क्वेश्चन किए थे। तो आज हम इस वीडियो में डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के यानी कि चौथा, पांचवा और छठवें वाले चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे उनको आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला यानी इसमें चौथा चैप्टर शुरू करेंगे। तो इस चौथा चैप्टर है वेल्ड जोड़ यानी कि वेल्ड कनेक्शन। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वेल्ड जोड़ का प्रकार नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है बट वेल्ड, फिर कह रहा है दूसरा ऑप्शन प्लग वेल्ड, फिर लास्ट ऑप्शन सी ऑप्शन दिया है विषय वेल्ड, फिर लास्ट ऑप्शन कह रहा है लैप वेल्ड। यानी इसमें जो तीसरा वाला ऑप्शन है विषय वेल्ड, ये क्या है, ये कोई वेल्ड जोड़ का प्रकार नहीं होता है। तो वेल्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये वेल्ड विषय वेल्ड क्या होता है, ये कोई वेल्ड जोड़ का प्रकार नहीं होता है। ठीक है, पहले का सी ऑप्शन क्या है, सही है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है 2 प्लेटों को जोड़ने के लिए एक अवयव चढ़ाव जोड़ पर कौन सा वेल्ड लगाया जाएगा। पहला ऑप्शन है बट वेल्ड, फिर कह रहा है खांचा वेल्ड, फिर प्लग वेल्ड या लास्ट ऑप्शन फिलेट वेल्ड। तो दूसरे का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हम क्या बोलते हैं, फिलेट वेल्ड बोलते हैं। यानी कि अगर बोला जाए कि 2 प्लेटों को जोड़ने के लिए एक अवयव चढ़ाव जोड़ पर कौन सा वेल्ड लगाया जाता है, तो फिलेट वेल्ड लगाया जाता है। यानी कि 2 का डी वाला ऑप्शन क्या सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी वेल्ड की प्रभावी लंबाई को वास्तविक लंबाई माना जाता है। पहला ऑप्शन वेल्ड के आकार को घटाकर, फिर दूसरा ऑप्शन वेल्ड के आकार के दोगुने को घटाकर, तीसरा ऑप्शन वेल्ड के आकार को जोड़कर, चौथा वाला ऑप्शन दिया वेल्ड के आकार के दोगुने को जोड़कर। तो तीसरे वाले का बी वाला ऑप्शन होगा। अगर पूछा जाए किसी वेल्ड का जो प्रभावी लंबाई होता है, प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई माना जाता है, तो वेल्ड के आकार के दोगुने को घटाकर, यानी कि तीसरे का बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। यानी कि वेल्ड के आकार के दोगुने को घटाकर, 3 का बी वाला ऑप्शन सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि जब 2 प्लेटों यानी कि अग्नुपात रखती जाती है और उन्हें कवर प्लेटों से जोड़ा जाता है, ऐसे जोड़ को क्या कहते हैं। चढ़ाव जोड़ पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन टक्कर जोड़, तीसरा ऑप्शन सम्मुखी खिटित चढ़ाव जोड़, या लास्ट ऑप्शन दिया है उभय आवरण टक्करी जोड़। यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, तो चारों में जो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा टक्कर जोड़ क्या है, सही है। तो चौथे का बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है, टक्कर जोड़। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया कि एक बट वेल्ड की शक्ति है। पहला ऑप्शन मुख्य सदस्य का लगभग 70 से 90%, फिर दूसरा ऑप्शन दिया मुख्य सदस्य के बराबर, तीसरा ऑप्शन मुख्य सदस्य के समान या अधिक, फिर लास्ट ऑप्शन दिया मुख्य सदस्य की तुलना में अधिक। तो पाँचवें का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मुख्य सदस्य के समान या अधिक। ठीक है, पाँचवें का सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। छठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पकड़ कोण होते हैं। पहला ऑप्शन बड़ी मात्रा के आघूर्ण को लेने के लिए मुहैया किए जाते हैं, दूसरा ऑप्शन संयोजन की लंबाई को घटाने के लिए लगाए जाते हैं, तीसरा ऑप्शन दिया है एक पाया पर बल वाला कोण, चौथा वाला ऑप्शन दिया तनाव के प्रतिवर्ती प्रभाव में आने वाला कोण। तो छठवें का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बोला जाए कि पकड़ कोण होते हैं तो बोलना कि क्या, संयोजन की लंबाई घटाने के लिए लगाए जाते हैं। जो पकड़ कोण होता है वो संयोजन की लंबाई घटाने के लिए लगाए जाते हैं। तो छठवें का बी वाला ऑप्शन क्या सही है। ठीक है, 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया है प्रभावी कंठ मोटाई टी और वेल्ड की माप एस के बीच संबंध है। तो 4 ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन स्मॉल टी इक्वल टू के एस स्क्वायर, फिर बी वाला ऑप्शन टी इक्वल टू के एस क्यूब, तीसरा ऑप्शन टी इक्वल टू के एस, और लास्ट ऑप्शन दिया टी इक्वल टू के √3। तो 7वें का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। टी बराबर क्या होता है, के एस। जो प्रभावी कंठ मोटाई टी और जो वेल्ड की माप एस होता है उसके बीच जो संबंध होता है स्मॉल टी बराबर के एस होता है। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक अवयव चढ़ाव जोड़ पर कौन सा वेल्ड लगाया जाएगा। पहला ऑप्शन बट वेल्ड, दूसरा ऑप्शन खांचा वेल्ड, तीसरा ऑप्शन प्लग वेल्ड, और लास्ट ऑप्शन दिया चौथा ऑप्शन इसमें नहीं है। 8वां नंबर में 8वां लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा। एक अवयव चढ़ाव जोड़ पर कौन सा वेल्ड लगाया जाता है, तो 8वें का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं फिलेट वेल्ड। क्या बोलेंगे, फिलेट वेल्ड। तो अभी ये जो दूसरा नंबर क्वेश्चन किए थे, तो दूसरा वाला और ये 8वां वाला सेम दोनों एक ही क्वेश्चन है। तो इसमें 8वां नंबर का लास्ट वाला सही होगा ऑप्शन। इसमें लास्ट वाला ऑप्शन नहीं दिया है, तो क्या हो जाएगा, फिलेट वेल्ड होगा। यानी कि जो दूसरा नंबर क्वेश्चन अभी किए थे वो वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम है, दोनों में क्या हो जाएगा, फिलेट वेल्ड, यानी कि डी ऑप्शन सही है। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां हो गया। 9वां नंबर है, कह रहा कि पराभव प्रतिबल ज्ञात करें। यदि 70 mm गेज लंबाई और 13 mm व्यास वाले एक हल्के स्टील रॉड का पराभव भार 15.5 टन है, मान लीजिए कि स्टील की जांच तनन बल के लिए की गई थी। तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा। इसमें हम आंसर बता दे रहे हैं। इसमें दूसरा वाला ऑप्शन नहीं है, क्या है, 0.04
टन पर वर्ग मिलीमीटर। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी वाला इसमें ऑप्शन सही है। ठीक है, अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन में कर दिया गया चित्र किस प्रकार के जोड़ का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये दिया गया चित्र है, ये कौन सा प्रतिनिधित्व करता है? तो पहला ऑप्शन एकल वी, दूसरा एकल यू, फिर सी ऑप्शन है दोगुना वी, या लास्ट ऑप्शन दोगुने यू। तो 10वें का सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसमें सही होगा दोगुना वी, यानी कि ये क्या है? दोगुना वी सही है, यानी 10वें का सी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनुप्रयुक्त भार की दिशा के समानांतरण अक्ष वाले फिलेट वेल्ड को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है विकर्ण फिलेट वेल्ड, दूसरा ऑप्शन है सपाट फिलेट वेल्ड, फिर तीसरा ऑप्शन है अत्य फिलेट वेल्ड, फिर लास्ट ऑप्शन है पार्श्व फिलेट वेल्ड। तो 11 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बोला जाए कि अनुप्रस्थ भार की दिशा के समानांतर अक्ष वाले फिलेट वेल्ड को क्या कहा जाता है, तो उसे हम पार्श्व फिलेट वेल्ड बोलते हैं। तो 11 का डी वाला ऑप्शन सही है, पार्श्व फिलेट वेल्ड। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में टक्करी वेल्ड की वास्तविक मोटाई प्लेट की मोटाई की तुलना में कितनी अधिक होती है? कम होती है, बराबर होती है, अधिक होती है या कम होती है? तो 12 का ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कम होती है। अगर बात किया जाए कि टक्करी वेल्ड की वास्तविक मोटाई प्लेट की मोटाई की तुलना में क्या होता है? कम होती है। तो 12 का ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिलेट वेल्ड की प्रभावी कंठ मोटाई यानी कि थ्रोट थिकनेस होगी। पहला ऑप्शन वेल्ड के आकार के बराबर, दूसरा ऑप्शन गलन भुजाओं के बीच के कोण का फलन, या फिर तीसरा ऑप्शन बनने वाले त्रिभुज के कण की लंबाई, या फिर लास्ट ऑप्शन वेल्ड के आकार का 0.7 गुना। तो 13 का सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। बोलेंगे क्या? बनने वाले त्रिभुज के कण की लंबाई, यानी जो फिलेट वेल्ड की प्रभावी कंठ मोटाई होती है वो बनने वाले त्रिभुज के कण की लंबाई के बराबर होता है, यानी कि क्या होगा? 13 का सी वाला ऑप्शन सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक 9.5 मिलीमीटर मोटी प्लेट के लिए वेल्ड का न्यूनतम आकार होगा। पहला ऑप्शन 4 मिलीमीटर, दूसरा ऑप्शन 5 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन 6 मिलीमीटर, लास्ट वाला ऑप्शन 8 मिलीमीटर। तो 14 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 मिलीमीटर। क्या हो जाएगा? 8 मिलीमीटर। तो 14 का डी ऑप्शन क्या है? सही है। 14 वाले का डी ऑप्शन सही है। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पीठ से पीठ मिलाकर रखे हुए दो कोणी खंडों की एक एक भुजा गसेट प्लेट की एक ही ओर जोड़ी गई है। निबल प्रभाव क्षेत्रफल यानी कि नेट इफेक्टिव एरिया A1 + K A2 है, जहां K का मान होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 15वें का पहला ऑप्शन ही क्या है? सही है। यानी कि अगर K का मान क्या होगा? K बराबर होगा 5A1/5A1 + A2, यानी कि 5वें का पहला ऑप्शन क्या है? 5A1/5A1 + A2 क्या होगा? सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। फिलेट वेल्ड में कंठ क्या है? पहला ऑप्शन ने दिया है फिलेट के त्रिभुज की बड़ी भुजा, फिर दूसरा ऑप्शन फिलेट के त्रिभुज के कर्ण, फिर कह रहा फिलेट के त्रिभुज की छोटी भुजा, फिर लास्ट ऑप्शन मूल से कर्ण तक की लंबवत दूरी। तो 16 का लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 का डी ऑप्शन। अगर बात की जाए कि फिलेट वेल्ड में कंठ क्या होता है, तो मूल से कर्ण तक की लंबवत दूरी होता है। ठीक है, 16 का डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कर कि फिलेट वेल्ड का आमाप किससे दर्शाया जाता है? पहला ऑप्शन फिलेट के कंठ, फिर दूसरा ऑप्शन फिलेट वेल्ड की लंबाई, फिर प्लेट के आमाप, फिर लास्ट ऑप्शन दिया फिलेट के त्रिभुज की भुजा। तो 17 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि फिलेट वेल्ड की लंबाई। फिलेट वेल्ड का आमाप किससे दर्शाया जाता है? तो फिलेट वेल्ड की लंबाई से। तो यानी 17 का बी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्गाकार कोने वाले प्लेट के साथ वेल्ड की गई पट्टिका यानी फिलेट का अधिकतम आकार होगा। पहला ऑप्शन प्लेट की मोटाई से 1.5 mm कम, या फिर दूसरा ऑप्शन प्लेट की मोटाई से आधी, या फिर प्लेट की मोटाई के बराबर, या फिर लास्ट ऑप्शन प्लेट की मोटाई से 1.5 mm अधिक। तो 18 का पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। प्लेट की मोटाई से 1.5 mm क्या होता है? कम होता है। तो 18 का ये ऑप्शन क्या है? सही है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब दो प्लेटों को सिरे से सिरे पर रखा जाए और दो आवरण प्लेटों द्वारा जोड़ा जाए तो उस जोड़ को कहते हैं। पहला ऑप्शन चढ़ाव जोड़, दूसरा ऑप्शन टक्कर जोड़, तीसरा ऑप्शन सकमुखी खिवेटित चढ़ाव जोड़, या फिर लास्ट ऑप्शन उभव आवरण टक्कर जोड़। तो 19 वाले का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब दो प्लेटों को सिरे से सिरे तक जोड़ा जाता है तो उसे हम उभय आवरण टक्कर जोड़ कहते हैं, यानी 19 का डी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पट्टिका यानी कि फिलेट की वेल्ड की ताकत मुख्य अवयव का लगभग 80 से 90%, मुख्य अवयव के बराबर, मुख्य अवयव में अधिक, या मुख्य अवयव के बराबर या अधिक है। तो 20 नंबर का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर पट्टिका यानी कि फिलेट वेल्ड की ताकत पूछा जाए तो मुख्य अवयव के बराबर या अधिक होता है। ठीक है, तो 20 वाले का डी ऑप्शन क्या है? सही है। 21 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया है 110 मीटर × 16 mm तथा 110 mm × 12 mm। यहाँ 110 mm होगा। ठीक है,
यहाँ एम मीटर मीटर या मिलीमीटर होगा। तो कह रहा है कि दो चपटी पत्तियों यानी कि फ्लैट्स दोहरे वी बट वेल्ड से जोड़ी गई है। यदि अनुकीय प्रतिबल का मान 142 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो तो वेल्ड की सामर्थ्य होगी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, इसको सॉल्व करिएगा, इसका सी ऑप्शन सही आएगा। ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा 187.44 किलो न्यूटन। ठीक है। अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। बोल्ट किसके भार को वहन करने हेतु सबसे उपयुक्त होते हैं? पहला ऑप्शन कर्तन, दूसरा ऑप्शन नमन, फिर तीसरा ऑप्शन अच्छी तनाव, फिर लास्ट ऑप्शन कर्तन तथा नमन दोनों। ठीक है ना। तो 22 वाले का सी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही है, यानी कि अच्छी तनाव। 22 का क्या होगा? सी ऑप्शन सही है, अच्छी तनाव। अगर बोले कि बोल्ट किसके भार को वहन करने हेतु सबसे उपयुक्त होते हैं तो अच्छी तनाव को, कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिलेट वेल की रचना में घुमावदार अनुभव के घुमावदार सिरे की आकार घुमनाव सिरे की मोटाई के कितना 1/2, 1/4, 3/4, 5/4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसमें 23 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 3/4। तो 23 का सी वाला ऑप्शन यानी कि 3/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में वेल्डिंग संधि का नाम बताइए। तो 4 ऑप्शन दिया, ये चित्र दिया, चित्र देख के बताना है। कॉर्नर संधि, एज संधि, बाह संधि, लैप संधि। तो 24 का डी वाला ऑप्शन सही होगा, इसे हम बोलते हैं लैप संधि। क्या हो जाएगा? 24 का डी ऑप्शन सही है। ठीक है। 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से एक वेल्ड का प्रकार नहीं है? बट, फ्लगट या जिग जैग, लैप। तो 25वें का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही है, जिग जैग कोई वेल्ड का प्रकार नहीं होता है। तो 25वें का सी ऑप्शन क्या है? सही है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। अभी पहला वाला चैप्टर यानी कि यहाँ जो चौथा वाला चैप्टर करवा रहे हैं, वेल्ड जोड़ करा रहे हैं, यानी वेल्ड कनेक्शन, इसमें के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम शुरू करने चल रहे हैं 5वां वाला चैप्टर। 5वां चैप्टर यानी कि तनन उपांग यानी कि वेल्ड कनेक्शन। ठीक है। तो 5वां वाला चैप्टर देखेंगे, तनन उपांग यानी कि वेल्ड कनेक्शन। तो वेल्ड कनेक्शन से चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि एक तनन अवयव में अधिकतम तनुता अनुपात संहिता के अनुसार कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया 300, दूसरा ऑप्शन दिया 180, फिर 400 और 450। तो इसमें 450 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो पहले का सी ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, पहले का सी ऑप्शन सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक प्लेट गर्डर में किसी सेक्शन पर गर्डर में अपरूपण बल इनमें से किसके द्वारा लिया जाता है? पहला ऑप्शन केवल वेब, दूसरा ऑप्शन केवल फ्लैंज, तीसरा ऑप्शन आंशिक वेब और आंशिक फ्लैंज, या लास्ट ऑप्शन संपूर्ण सेक्शन। तो दूसरे का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे आंशिक वेब और आंशिक फ्लैंज। क्या होगा? दूसरे का सी ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक प्लेट गर्डर के संपीड़न फ्लैंज के सीजी और तनन फ्लैंज के सीजी के बीच की दूरी कहलाती है? पहला ऑप्शन सकल गहराई, दूसरा ऑप्शन शुद्ध गहराई, तीसरा ऑप्शन प्रभावी गहराई, या लास्ट ऑप्शन स्पष्ट गहराई। तो तीसरे वाले का सी वाला ऑप्शन होगा, जिसे हम बोलेंगे प्रभावी गहराई। क्या हो जाएगा? तीसरे का सी ऑप्शन सही है, प्रभावी गहराई। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक प्लेट गर्डर अभिकल्पन में फ्लैंज कोणों और फ्लैंज प्लेटों को जोड़ने वाली रिवटों को अधिकल्पित करना पड़ता है। पहला ऑप्शन बंकन प्रतिबल के लिए, दूसरा ऑप्शन एकल अपरूपण के लिए, दूसरा ऑप्शन दोहरे अपरूपण के लिए, लास्ट ऑप्शन बंकन और अपरूपण के लिए। तो चौथे नंबर का बी वाला ऑप्शन सही होगा, जिसे हम बोलेंगे एकल अपरूपण के लिए। तो चौथे का बी ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्लेट गर्डर धरन के अनुलंब प्लेट को कहते हैं, यानी जो प्लेट गर्डर होता है, गर्डर यानी धरन के अनुलंब प्लेट को कहते हैं। पहला ऑप्शन वेब प्लेट, दूसरा ऑप्शन कोर प्लेट, तीसरा ऑप्शन कवर प्लेट, लास्ट वाला इसमें से कोई नहीं। तो 5वें का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे वेब प्लेट। क्या बोलते हैं? वेब प्लेट। जो प्लेट गर्डर होता है कि अनुलंब जो प्लेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेब प्लेट। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक गर्डर की वेब प्लेट की तभी एक गर्डर की वेब प्लेट की तभी अनस्टिफेंड कहा जाएगा जब उसकी स्पष्ट गहराई तथा उसकी मोटाई का अनुपात निम्न में से कम होगा। पहला ऑप्शन 60, दूसरा 35, तीसरा 50 और लास्ट वाला 85। तो 6वें का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें 85 क्या हो जाएगा? सही है। ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तान अंग का शुद्ध यानी कि नेट प्रतिच्छेदी क्षेत्रफल बराबर होता है उसके सकल प्रतिच्छेदी क्षेत्रफल। यानी पहला ऑप्शन दिया है कि मैं रिवेट छेड़ों का क्षेत्रफल जोड़कर, फिर दूसरा ऑप्शन रिवेट छेड़ों के क्षेत्रफल से भाग करके, तीसरा ऑप्शन रिवेट छेड़ों के क्षेत्रफल से गुणा करके, लास्ट ऑप्शन में से रिवेट छेड़ों का क्षेत्रफल घटा करके। तो 7वें का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, में से रिवेट छेड़ों का क्षेत्रफल घटा करके। तो 7वें का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 7वें का डी ऑप्शन क्या है? सही है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस्पात प्रतिबल का आंशिक सुरक्षा गुणांक कितना होता है? 1.15, 1.67, 1.5, 1.77। तो 8वें का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी 8वें का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वें का ए ऑप्शन 1.15 क्या हो जाएगा? सही होगा। इस्पात प्रतिबल का जो आंशिक सुरक्षा गुणांक होता है वो 1.15 होता है। तो 8वें का ए वाला ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है।
तो 8वां वाला हो गया। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मौसम प्रभावन में संपीड़न प्लेट में टाँका रिवेट का पिच 200 mm या किससे अधिक नहीं होता। पहला ऑप्शन बाहरी प्लेट का मोटाई का 32 गुना, बाहरी प्लेट की मोटाई का 16 गुना, बाहरी प्लेट का मोटाई का 24 गुना, बाहरी प्लेट का मोटाई का 8 गुना। तो 90 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाहरी प्लेट का मोटाई का 16 गुना क्या होगा, सही है। 90 का बी वाला ऑप्शन सही है। अब 10वां नंबर क्वेश्चन, इस्पात के एक तनन सदस्य के लिए अच्छी तनाव में अनुज्ञेय प्रतिबल का मान होगा 0.5 FY, 0.6 FY, 0.66 FY, 0.75 FY। तो 10वें का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 0.6 FY, यानी कि 10वें का बी ऑप्शन क्या है, सही है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संरचनात्मक अवयव जिसमें अनुदैर्ध्य अक्ष की समानांतर दिशा में तनन बल लग रहा हो कहलाता है। पहला ऑप्शन तनन अवयव, दूसरा ऑप्शन तान, तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों, लास्ट ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 11 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि यह जो संरचनात्मक अवयव होता है उसमें अनुदैर्ध्य अक्ष और समानांतर दिशा में जो तनन बल लग रहे हों उसे हम तनन अवयव और तान दोनों कहते हैं, यानी कि 11 का सी वाला ऑप्शन क्या सही है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि टी मोटाई की प्लेट के मामले में किसी भी दो निकटस्थ रिवेट की अधिकतम पिच निम्नलिखित तक सीमित है। पहला ऑप्शन 24T, दूसरा 32T, तीसरा 36T और लास्ट ऑप्शन 40T। तो 12 वाले का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे, 32T क्या है, सही है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में एक तनाव खंड में 6 mm से अधिक मोटी एक पैकिंग के माध्यम से परिकलित अपरूपण प्रतिबल को ले जाने के लिए प्रत्येक पैकिंग की मोटाई के लिए कीलक की संख्या 25% की वृद्धि की जानी चाहिए। पहला ऑप्शन 1 mm, दूसरा ऑप्शन 1.5 mm, तीसरा ऑप्शन 2 mm, लास्ट ऑप्शन 2.5 mm। तो इसमें हो जाएगा 13 का, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 mm क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 13 का बी वाला ऑप्शन, सॉरी 13 का सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। 13 का सी ऑप्शन 2 mm क्या है, सही है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पेटा यानी कि वेब की मोटाई किससे कम होने पर प्लेट गर्डरों में क्षैतिज दृढ़कारी आवश्यक होते हैं। पहला ऑप्शन 6 mm, दूसरा ऑप्शन गहराई डिवाइडेड बाई 200, फिर विस्तृति डिवाइडेड बाई 500, लास्ट ऑप्शन कह रहा है फ्लैंज मोटाई। तो 14 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, गहराई डिवाइडेड बाई 200। 14 का बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अनुज्ञेय प्रतिबल को क्या कहते हैं या कहा जाता है। पहला ऑप्शन चरम प्रतिबल, दूसरा ऑप्शन कार्यकारी प्रतिबल, तीसरा ऑप्शन सीमा प्रतिबल, लास्ट ऑप्शन पराभव प्रतिबल। तो 15 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो अनुज्ञेय प्रतिबल को हम कहते हैं उसे हम कार्यकारी प्रतिबल कहते हैं। तो 15 का बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बंधक क्या है, एक तनाव घटक है, संपीड़न घटक है, या आनमन घटक है, या ऐठन घटक है। तो 16 वाले का ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो बंधक होता है वो तनाव घटक होता है, यानी कि पहला ऑप्शन 16 का सही है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्लेट गर्डर में दृढ़ कार्यों यानी कि स्टिफनर का प्रयोजन क्या होता है। पहला ऑप्शन धारण प्रतिबल का ध्यान रखना, दूसरा गर्डर की घूर्ण वहन क्षमता को बढ़ाना, फिर वेब प्लेट का व्याकुचन रोकना, फिर लास्ट ऑप्शन अपरूपण प्रतिबल को कम करना। तो जो 17 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 का सी ऑप्शन वेब प्लेट का व्याकुचन रोकना, यानी कि 17 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। यदि MS प्लेट की मोटाई mm में T और तो MS प्लेट का मानक भार प्रति वर्ग मीटर किलोग्राम में है। पहला ऑप्शन 5.870, फिर दूसरा ऑप्शन 7.85T, फिर तीसरा ऑप्शन 8.75T, फिर लास्ट ऑप्शन दिया 8.570। तो 18 नंबर का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 7.85 क्या है, सही है। 18 का बी ऑप्शन क्या है, सही है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि केवल तनाव वहन कर रहे अधिक्षता भारित अवयव के लिए अधिकतम अनुमत तनुता अनुपात होता है, कितना होता है, 180 होता है कि 250 होता है, या फिर 350 होता है, या 400 होता है। तो 19 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 180 होता है। क्या होता है, केवल तनाव वहन कर रहे अधिक्षता भारित अवयव के लिए जो अधिकतम अनुमत तनुता होता है उसका अनुपात 180 होता है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि 2 सेंटीमीटर व्यास वाली एक रिवेट 2 प्लेटों को जोड़ती है जैसा कि नीचे दिखाया गया, और रिवेट के लिए सुरक्षा अपरूपण प्रतिबल 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो अनुमत अधिकतम घर्षण का मान कर्षण का मान होगा। ये चित्र दिया गया है, तो इसको सॉल्व करना है। जब सॉल्व करेंगे तो इसमें आ जाएगा 20 वाले का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 3140 क्या होगा, इसका सही ऑप्शन है, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गसेट प्लेट की समान पार्श्व पर एक के पीछे एक एंगल युक्त वाला एक तनन सदस्य रखा गया है। शुद्ध क्षेत्रफल की गणना के लिए के का मूल्य है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, तो चारों ऑप्शन में के वाले का यानी सी वाला ऑप्शन सही है। अभी इसको क्वेश्चन भी किए थे। 5A1 डिवाइडेड बाई 5A1 प्लस A2 क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। अब देखिए
22 नंबर क्वेश्चन, यानी कि यदि संरचनात्मक अवयव की मोटाई इसकी लंबाई और चौड़ाई की तुलना में कम हो तो उसे श्रेणीकृत किया जाता है। पहला ऑप्शन इसमें देखिए, पहला ऑप्शन दिया है 1 आयामी, दूसरा 2 आयामी, तीसरा 3 आयामी, लास्ट वाला इनमें से कोई नहीं। तो 22 वाले का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो डियर हम क्या किए डियर फ्रेंड्स, हम किए क्या है कि अभी चौथा चैप्टर और पांचवा चैप्टर हो चुका है, तो अभी हम 3 चैप्टर क्वेश्चन करने वाले थे, तो 2 चैप्टर हो चुका है। अब हम तीसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तीसरे चैप्टर का नाम है संपीड़न यानी उपांग यानी कि कंप्रेशन मेंबर्स। ठीक है, तो छठवां चैप्टर भी चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। देखिए छठवें का पहला वाला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ये चैप्टर का नाम संपीड़न उपांग यानी कि कंप्रेशन मेंबर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन दिया प्रभावी लंबाई का अनुशासित मान क्या है यदि दोनों सिरों पर अंत स्थिति को प्रभावी ढंग से स्थिति में रखा और दिशा को रोक लिया जाता है। तो ये पहले वाले का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.65L क्या हो जाएगा, यानी पहले का सी ऑप्शन क्या है, सही है। दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, फील्ड रिवटों के लिए रिवटों व बोल्टों में अधिकतम अनुज्ञेय प्रतिबलों को संहिता के अनुसार कितना कम किया जाता है, 5%, 10, 15, 20। तो दूसरे वाले का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 10% कम किया जाता है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, इस्पात से निर्माण के लिए जहां द्वितीयक प्रभावों को बिना वायु या भूकंप से जनित भारों को लिया जाता है, अवयवों या जोड़ों में अनुज्ञेय प्रतिबलों को अनुशासित मात्रा से कितना ज़्यादा लिया जा सकता है। पहला ऑप्शन 25%, 33%, 33.33%, 40%। तो तीसरे का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 33.33% क्या हो जाएगा, सही है दूसरे का, तीसरा वाला क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी इस्पात अवयव का तनुता अनुपात क्या होता है। पहला ऑप्शन लंबाई डिवाइडेड बाय न्यूनतम पार्श्व विमा, फिर कह रहा प्रभावी लंबाई डिवाइडेड बाय परिभ्रमण त्रिज्या, या फिर प्रभावी लंबाई डिवाइडेड बाय संक्रमण परिभ्रमण त्रिज्या, लास्ट ऑप्शन प्रभावी लंबाई डिवाइडेड बाय न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। तो चौथे का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बोला जाए किसी इस्पात अवयव का तनुता अनुपात क्या होता है, तो प्रभावी लंबाई डिवाइडेड बाय न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, यानी कि क्या होगा, चौथे का डी वाला ऑप्शन सही है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि संपीड़न में तत्वों की प्रक्षेपित लंबाई के अर्थों में तत्वों की मोटाई का न्यूनतम अनुपात निम्न रोकने के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है। पहला ऑप्शन विदारण, बियरिंग भंग, तनन भंग, या फिर स्थानीय व्याकुचन। तो पांचवें का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, स्थानीय व्याकुचन क्या हो जाएगा, सही है। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एल पार्ट की एक सरल आधारित धरन मध्य पार्ट पर डब्लू संकेंद्रित भार सहन करती है। यदि धरन की भी चौड़ाई अचर हो और शुरू से अंत की पार्ट की गहराई परिवर्तित हो तो इसके मध्य पार्ट की गहराई क्या होगी जब अभिकल्पन प्रतिबल है एफ, यानी कि 4 ऑप्शन दिया। तो चौथे का ये सी वाला ऑप्शन है, यानी कि √3WL डिवाइडेड बाय 2BF क्या होगा, सही ऑप्शन है। छठवें का सी ऑप्शन क्या है, सही है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्तंभ जोड़ जाने जाते हैं, लघु स्तंभ, लंबे स्तंभ, मध्यम स्तंभ या ऊपरी में से कोई नहीं। तो 7वें का ए ऑप्शन हो जाएगा, लघु स्तंभ। जो स्तंभ जोड़ जाने जाते हैं लघु स्तंभ के लिए जाने जाते हैं। तो 7वें का ये ऑप्शन क्या है, सही है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी तान अंग पर पवन के कारण प्रतिबल का संभावित उत्क्रम पड़े तो अंग का तनुता अनुपात अधिक नहीं होना चाहिए। तो 8वें का मान होगा 305 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर किसी तान अंग पर पवन के कारण प्रतिबल को संभावित उत्क्रम पड़े तो अंग का जो तनुता अनुपात होता है वो 350 से अधिक नहीं होना चाहिए। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संपीड़ित फ्लैंज को होने से रोका जाना चाहिए, व्याकुचन, बियरिंग, विक्षेप या बंकन आघूर्ण। तो 9वें का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, व्याकुचन क्या होगा, सही है। 9वें का पहला ऑप्शन सही है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस्पात की स्तंभ के लिए अच्छी संपीड़न में अनुज्ञेय प्रतिबल मुख्यतः निर्भर करता है। पहला ऑप्शन प्रभावी लंबाई पर, परिच्छेद क्षेत्रफल पर, परिभ्रमण त्रिज्या पर, तनुता अनुपात पर। तो 10वें का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो इस्पात के स्तंभ के लिए अच्छी संपीड़न में अनुज्ञेय प्रतिबल मुख्यतः निर्भर करता है वो तनुता अनुपात पर निर्भर करता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में बंधक क्षण यानी कि लैकिंग यानी कि बार का स्तंभ की अनुदैर्ध्य अक्ष से झुकाव कोण वरीयता के बीच होना चाहिए। 10 डिग्री से 30 डिग्री, 30 से 40, 40 से 70 या 80 से 90। तो 11 वाले का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 40 डिग्री से लेकर 70 डिग्री तक के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पट्टीदार स्तंभ की प्रभावी लंबाई बढ़ाई जाती है 5%, 10, 15, 25। तो हो जाएगा 12 का बी वाला ऑप्शन 10% बढ़ाई जाती है। अगर बोला जाए कि पट्टीदार स्तंभ की प्रभावी लंबाई बढ़ाई जाती है तो कितना बढ़ाई जाती है, 10%। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गसेट प्लेट की मोटाई निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm। तो 13 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो गसेट प्लेट होता है, गसेट प्लेट की जो मोटाई होती है वो 8 mm से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन।
निर्मित इस्पात कॉलम से लेसिंग को निम्नलिखित का प्रतिरोध करने के लिए बनाया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया, तो लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा। यानी कहने का मतलब कॉलम लोड के 2.5% की वजह से बंकन आघूर्ण या फिर कॉलम लोड के 2.5% की वजह से अपरूपण बल, यानी कि लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी दोनों क्या होगा, लास्ट ऑप्शन 14 का सही है, डी वाला, ए और बी दोनों। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केवल पवन और भूकंपीय बल के कारण संपीड़न भार का वहन करने वाले इस घटकों के लिए अधिकतम अनुज्ञेय तन्यता अनुपात क्या होगा। पहला ऑप्शन 180, 250, 350, 40। तो 15वें वाले का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 250 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 250। यानी कि जब केवल पवन एवं भूकंपीय बल के कारण संपीड़न भार का वहन करने के लिए घटकों के लिए अधिकतम अनुज्ञेय तन्यता अनुपात पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 250। यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन, आबंधन छड़ों का तन्यता अनुपात किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो 16 वाले का बी वाला ऑप्शन समझेगा, तो 145 से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी अनुबंधन छड़ों का जो तन्यता अनुपात होता है वो 145 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया था, 100, 120, 145, 180। तो इसमें 145 क्या है, सही है। 17 नंबर क्वेश्चन में, स्तंभ आधार के अभिकल्प की कार्यकारी प्रतिबल विधि में अनुज्ञेय बंकन प्रतिबल कितनी होनी चाहिए। तो 17 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.66 FY। तो 17 का ए ऑप्शन क्या है, सही है। 18 नंबर क्वेश्चन, एकल आबंधित स्तंभ के निर्माण में पत्ती आबंधन छड़ों की मोटाई किससे कम नहीं होनी चाहिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, तो 4 ऑप्शन यानी कि इसका पहला ऑप्शन ही सही है, 1/40 एकल आबंधन की प्रभावी लंबाई के वे भाग, यानी कि 18 के ये ऑप्शन क्या है, सही है। 19 नंबर क्वेश्चन, एक इस्पात स्तंभ की प्रभावी लंबाई क्या होगी जिसे इसकी स्थिति में रखा गया हो, इसके दोनों किनारों से घूर्णन से निरोधित किया गया हो। तो 19 वाले का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो होगा 0.65 L, यानी कि लंबाई को होगी, यानी 0.65 L। 19 का बी वाला ऑप्शन क्या सही है। 20 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कारक लोहा फर्स्ट भाग को जिसके इसके बड़े अक्ष पर झुक रहा हो कि पार्श्विक व्याकुचन शक्ति को प्रभावित नहीं करता। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसका लास्ट वाला ऑप्शन सही होगा। इस भाग के बड़े अक्ष की परिभ्रमण त्रिज्या, यानी कि 20 का डी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। 20 का डी वाला ऑप्शन सही है, इस भाग के बड़े अक्ष की परिभ्रमण त्रिज्या। 21 नंबर क्वेश्चन, संपीड़क यानी कि स्ट्रट होता है तनन अवयव, संपीड़न अवयव, आवेयन अवयव या फिर ऐठन अवयव। तो 21 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे संपीड़न अवयव। अगर पूछा जाए संपीड़क होता है तो संपीड़न अवयव होता है। 22 नंबर क्वेश्चन, वास्तविक अधिकतम तन्यता अनुपात की तुलना में बुद्ध यानी कि लेस्ट स्तंभों का प्रभावी तन्यता अनुपात माना जाता है, कितना गुना माना जाता है। तो 22 वाले का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1.05 गुना क्या होगा, सही है। 22 का ये ऑप्शन सही है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर में, सपाट टी की मोटाई के रूप में पेटा यानी कि वेब दृढ़कारी का आउट स्टैंड होना चाहिए। तो 23 वाले का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो आउट स्टैंड होना चाहिए वो 12 टी के बराबर होना चाहिए। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोडल प्रावधानों के अनुसार एल वाले प्रास इस्पात 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोडल प्रावधानों के अनुसार एल वाले प्रास इस्पात स्तंभ की प्रभावी व्याकुचन लंबाई होती है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका तीसरा वाला ऑप्शन यानी कि 2L क्या हो जाएगा, सही है। जो कोडल प्रावधानों के अनुसार एल वाले प्रास इस्पात स्तंभ की प्रभावी व्याकुचन लंबाई उसकी जस्ट दोगुनी होती है, यानी कि 2L, यानी कि 24 का सी ऑप्शन सही है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन दिया है कि IS 800-1984 के अनुसार संपीड़न अवयव के बंधन कुल अनुप्रस्थ अपरूपण एस का प्रतिरोध करने के लिए समानुपाती होंगे, जो बराबर होगा कम से कम अच्छी भार के 1% के, अच्छी भार के 2% के, अच्छी भार के 2.5% के, अच्छी भार के 3% से। यानी कि जो 25वें का हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अच्छी भार के 2.5% यानी 2.5% के। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में दिया था कि IS 800 से 1984 के अनुसार संपीड़न अवयव के बंधन कुल अनुप्रस्थ अपरूपण एस का प्रतिरोध करने के लिए समानुपाती होंगे, जो बराबर होगा अच्छी भार के 2.5% के। तो ठीक है डियर, आज के इस वीडियो में हम क्या किए हैं कि चौथा वाला चैप्टर, पाँचवा वाला चैप्टर और छठवां वाला चैप्टर, चौथा पाँचवा छठवां, यानी कि चौथा वाला चैप्टर के क्वेश्चन यानी कि वेल्ड जोड़ से कराएं, तनन उपांग से कराएं, फिर जो है कंप्रेशन मेंबर्स यानी कि संपीड़न उपांग से क्वेश्चन कराएं। तो आज के इस वीडियो में हम 3 चैप्टर से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब जो 3 चैप्टर रहेगा तो उसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।